अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे हम ये स्लाइड पढ़ रहे थे। इसके अंदर अभी हमने क्या क्या किया है पहले मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। हमने लॉ की डेफिनेशन की है, लॉ की डिफरेंट टाइप्स की हैं, कोड जो है उसकी टाइप्स की हैं आपके पास, और पाकिस्तान के अंदर जो है कोड्स जो हैं वो कितने लेवल पर मौजूद हैं, और फर्स्ट इंस्टेंस कोर्स कोड कौन सी होती है, सेकंड इंस्टेंस कोड कौन सी होती है, और थर्ड इंस्टेंस कौन सी होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कोड के स्ट्रक्चर के बारे में, और डिफरेंट टाइप ऑफ कोड के ऊपर नोट भी आ सकता है आपका। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और फिर इसको इस तरह तैयार करना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट करने के बाद हम आए थे कि लॉ के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं, एक तो एक्सेप्शंस ये है कि 7 साल से जो छोटा बच्चा होता है वो पनिशेबल नहीं होता। 7 से 12 साल का अगर है तो उसमें कोर्ट ये देखती है कि उसको समझ बूझ है, इस बातों की क्लियर है, अगर तो वो कॉन्शियस लेवल पे ये खुद एक्ट कर रहा है तो फिर उसको सज़ा दी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं दी जाती। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अल्कोहलिक है और कोई और किस्म का किसी और किस्म की जो नशा वगैरह अगर कोई कर रहा है तो फिर उसकी सज़ा जो है उसमें कोर्ट ये देखती है कि उस एक्ट की वजह से कितनी इंजरी हुई है या उसका ऑफेंस जो है किस लेवल का है, उस हिसाब से अगर उसकी रिलैक्सेशन बनती हो तो वो उसमें देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन के फैक्टर में वो ये चीज़ देखते हैं कि जहनी तौर पे वो ठीक है, क्या वो दिमागी तौर पे माफ तो नहीं था। अगर उसने वो एक्ट कुछ समटाइम्स जो है कुछ ऐसी डिजीज़ भी होते हैं इंसान में जिसमें इंसान जो है उसके जो मूवमेंट होते हैं अपनी बॉडी की वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इन सब चीज़ों के अंदर वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल देखते हैं कि उस पर्सन का कितना वो अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हुए उसने कुछ किया है या फिर उसने लाशऊरी तौर पे ऐसा कुछ किया है। ठीक है, इंसैनिटी में सिंपल वही चीज़ आ जाती है। छोटे जो बच्चे हैं आपके पास, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं बच्चे। डाइंग कुछ डेफिनेशंस हैं हमारी कोर्स कंटेंट में, और लीगली भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, ये आपने समझनी है। डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं एक आपके पास, और एक होती है डाइंग डेपोजिशंस। इस केस से आपका वास्ता पड़ सकता है इन केस अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में हो या कहीं गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हो जहाँ पे एमएलसी बनती हो, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनता हो, या कोई ट्रॉमा सेंटर हो जहाँ पे एक ऐसे पेशेंट लेकर आए जा रहे हैं जो कि ऑन द ब्रिंक ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, मतलब मौत के बहुत करीब होते हैं, ज़िंदगी के आखिरी सांसों पे चल रहे होते हैं उस वक़्त। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई एक्ट करते हुए मतलब किसी पे तेज़ाब फेंका है, उसकी वजह से वो सब जल गया, या फिर उसको किसी ने जलाया है, तो उस वक्त डाइंग डेपोजिशन क्या होती है कि एक पर्सन मरते वक्त क्या स्टेटमेंट देता है। ठीक है, ये दो तरह से होती है, डिक्लेरेशन और डेपोजिशन, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डाइंग डिक्लेरेशन उसे बोलते हैं जो वो ज़ुबानी तौर पे लिखवाता है किसी और से है, बोलता वो खुद है। डाइंग डेपोजिशन वो होती है जिसमें एक मजिस्ट्रेट होता है, वो खुद आके उसको उसका बयान लेता है और उसके बाद उसके साइन करवाता है। इन केस उसके बाद वो, इन दोनों में मेन फ़र्क यही होता है कि अगर वो डेथ हो जाए, डाइंग डिक्लेरेशन तब काबिल कबूल होती है जब डेथ हो जाए, और डाइंग डेपोजिशन जो है अगर बिल फ़र्ज़ डेथ ना भी हो और वो ज़िंदा बच जाए तब भी कायम रहती है। ये दोनों चीज़ों का अंदर मेन फ़र्क है। ठीक है, दोनों का मैंने मेन फ़र्क आपको बता दिया है।
इसको जहन में रखना आपने। डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो तब काबिल कबूल होती है अदालत में जब आपके पास वो पर्सन जो है वो ना रहे। और डाइंग डेपोजिशन क्या होती है? डाइंग डेपोजिशन होती है कि सीवियर इलनेस थी और उस वक़्त उस पर्सन ने एक अपना रिकॉर्ड करवाया स्टेटमेंट, अपनी जो स्टेटमेंट उसने जमा करवाई मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई और उसके बाद उसके साइन हुए। और इन केस वो उस इलनेस से निकल आता है तो भी वो उस बयान से नहीं पीछे हट सकता। ठीक है, तो ये आपने फ़र्क जहन में रखना है। डाइंग डिक्लेरेशन की हम पहले डेफिनेशन कर देते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट वर्बल और रिटन, ठीक है, और इवन बाय जेस्चर। ठीक है, वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न मीन कि अगर वो इस हालत में नहीं था तो रिटर्न कौन करेगा? रिटर्न तो है उसका उधर मेडिकल ऑफिसर जो एमओ है या कोई आपके पास टेक्नोलॉजिस्ट है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है पर्सन कि मेरी डाइंग डिक्लेरेशन लिखी जाए तो वो लिख देनी चाहिए और उसके बाद उसको पढ़ के सुना दिया जाए। ठीक है, तो मेड बाय, इट इज़ अ स्टेटमेंट वर्बल रिटन और इवन बाय द जेस्चर मेड बाय अ पर्सन रिलेटेड टू हिज और हर कॉज ऑफ डेथ और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस रिलेटेड टू हिज और हर डेथ होल whose clinical condition is so precarious that his her death is imminent। ठीक है, जो बंदा बिल्कुल बिल्कुल मौत की सरहद पर हो और वो उस वक़्त कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहा है किसी चीज़ के बारे में, और मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो अगर वहाँ पे मौजूद हैं वो और वो उसके एफर्ट और उसके लिए वो नहीं लिखते स्टेटमेंट, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस, ये आपके पास जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसके भी ख़िलाफ़ है। आपके ऊपर कुछ और भी ज़िम्मेदारियां हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल ज़िम्मेदारियां नहीं हैं। अगर लीगली वो ये कह रहा है कि मेरी डाइंग डिक्लेरेशन लिखी जाए तो आप इस तरह किया जाता है कि एमओ जो होता है वो ज़्यादातर यही होता है कि जो इंचार्ज होता है वहाँ का, वो उसकी डिक्लेरेशन लिखता है। ठीक है, और उसके बाद गवाह के तौर पे कोई टेक्नोलॉजिस्ट हैं या वहाँ पे कोई और वर्क कर रहा है तो उसके साइन करवा सकता है। ठीक है, ये इन दैट केस होता है बच्चे जब आपके पास आप पुलिस के आने का भी टाइम ना हो। अमूमन तो यही होता है कि पुलिस आती है, उसका रजिस्टर आके मजिस्ट्रेट आके बयान रिकॉर्ड करवाता है और सारा कुछ करता है। अगर इतना टाइम ना हो तो फिर आपके पास डाइंग डिक्लेरेशन लिखी जाती है। He she may be only the witness and there is no time to arrange a dying deposition। ठीक है, ये वही बात होगी कि आपको मजिस्ट्रेट को या आपके जो पुलिस वाला है, जो आपका इंचार्ज है, एसएचओ है, वो नहीं आ सकता इतनी जल्दी, उससे पहले उसकी डेथ एक्सपेक्टेड है तो आप उसकी डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। एनी क्रेडिबल पर्सन कैन राइट डाउन दिस। डाइंग डिक्लेरेशन इज वैलिड ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द विक्टिम। ठीक है, ये मेन फ़र्क है आपके पास। डाइंग डिक्लेरेशन जो है सिर्फ तब वैलिड होती है जब आपके पास पर्सन जो है वो ना रहे। अगर वो डेपोजिशन करवाता है, फिर अगर वो रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो ज़िंदा भी बच जाता है तो भी उस बयान से पीछे नहीं हट सकता। ये 2-3 डिफरेंस है, ये आप बच्चे पढ़ लेना इसमें। देखो, जैसे डाइंग डिपोजिशन में उसके साइन अपने नेसेसरी हैं, लेकिन डिक्लेरेशन के अंदर साइन नेसेसरी नहीं है। जस्ट उसको पढ़ के सुना दिया जाए तो भी इनफ है। अगर ना भी पढ़ के सुनाया जाए तो सिर्फ इतना सबूत काफ़ी है कि उधर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने उसको ये कहते हुए सुना है। ठीक है, तो ये मेन फ़र्क है। अब उसके बाद आपके पास आते हैं मेडिकल एविडेंस के ऊपर। मेडिकल एविडेंस जो है आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेडिकल एविडेंस मीन कि आप अदालत में जाके एविडेंस दे रहे हो मेडिकल के ऊपर, आप ओरली बता रहे हो या फिर आप
अपनी ओपिनियन दे रहे हो एज ए एक्सपर्ट, या आप डॉक्यूमेंटेड बता रहे हो। ठीक है, मेडिकल एविडेंस मीन कि वो एविडेंस जो मेडिकल की फील्ड से जा सकते हैं लीगल प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, वो कौन कौन से कितनी टाइप के एविडेंस होते हैं। एविडेंस होता क्या है, इट इंक्लूड आल लीगल मीन्स विच हेल्प टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर ऑफ फैक्ट और ट्रूथ विच इज सबमिटेड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक कोई भी ऐसा लीगल तरीका जिसमें आप ये प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं कोई भी अपना जो आपका दावा होता है। ठीक है, ओरल एविडेंस मीन वो तमाम एविडेंस जो मतलब आज में विद द कोर्ट परमिट रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस रिगार्डिंग मैटर। ओरल एविडेंस मीन जस्ट आपने अपने ज़बान से बता देना कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं या मैंने मुशाहिदा की है कि उस वक़्त ये हुआ था। अब ये दो तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट एविडेंस, ये याद रखने हैं। डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि आई विटनेस, जो जिसको हम एनी शाहिद कहते हैं, जिसने आंखों से खुद देखा, किसी और से सुना नहीं है। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो एविडेंस होते हैं जो लोग एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए लोगों के ज़रिए आप तक पहुंचा होता है। हेयर एंड सी एविडेंस। एंड डायरेक्ट एविडेंस क्या है, आई विटनेस एविडेंस। ठीक है, दैट अ पर्सन सी हिमसेल्फ और हेयर हिमसेल्फ, जो हेयर नहीं, सी हिमसेल्फ। ठीक है, परसीव हिमसेल्फ, एक लफ्ज़ होता है परसीव करना, कि उसने इस एविडेंस के बारे में क्या उसने परसीव किया, क्या समझा और उसने क्या नतीजा अखज़ किया। जो उसने आपके पास उसने जो भी एविडेंस, जो भी सीन था, क्राइम सीन था या कोई भी और फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट था, तो उसके अंदर उसने क्या देखा। अब उसके बाद उसके ऊपर जरा की जाती है, वकील उस पर जरा कहते हैं कि हाँ जी ये ऐसे ये ऐसे, फिर उसमें से मज़ीद जो है एनी शाइन के ऊपर जब जरा हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके बाद उनके जो स्टेटमेंट होती है उसके बारे में फ़ैसला होता है कि हाँ जी ये सही थी या फिर जो लॉजिकली ये सही थी या नहीं। अच्छा बच्चे, आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं।